हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम पार्ट बी शुरू करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जब भारत आज़ाद हुआ था उस दौरान कैसी थी, इस चीज़ को हमें समझना है। बेटा जो हमारा पार्ट बी है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब भारत ने जो है वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इस बुक का बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू फैमिलराइज you with the basic features of Indian economy and its development। आप लोगों को इस बुक में यही पढ़ना है कि इंडिया ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया, इंडियन इकोनॉमी की क्या बेसिक फीचर्स हैं, एज इट इज़ टुडे इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। और जब हम आज़ाद हुए थे और आज तक जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हमने किस किस तरीके से इम्प्रूव की। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी prior to the country's independence and form an idea of the various consideration that shaped इंडियाज़ पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। बेटा यही है कि हमें जो है इस बुक में जो है इंडिया के डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस को पढ़ना है। और जब हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस से पहले जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और आज़ाद होने के बाद में क्या स्थिति थी और डेवलपमेंट के लिए हमने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट द करंट मेकिंग। जो भारत का बेटा आज का स्ट्रक्चर है वो आज का नहीं है, इट हैज़ इट्स रूट्स डिप्ड इन हिस्ट्री। इसकी जड़ें जो है वो इतिहास में दबी हुई हैं, पास्ट में दबी हुई हैं, particularly in the period when India was under British rule which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947। आपको पता है बेटा भारत जो है वो लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति डगमगाई। वही चीज़ें हमें पढ़नी है इस बुक में। ठीक है, तो जो हमारा जो आज देश जो है डेवलपिंग है वो शायद कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम 200 सालों तक गुलाम रहे। हमारे हर एक सेक्टर को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया। तो वही हमें समझना है कि किस तरीके से जो है भारत जो था वो एक स्टैग्नेंट, एक बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में क्यों हो गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल और वी कैन से कॉलोनियल रूल। देखिए बेटा, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग ए रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। बेटा जो भारत में अंग्रेज़ आए थे ना, उनका सिर्फ यही टारगेट था कि कंट्री जो है, हमारे देश जो है उसको वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दें, क्योंकि हमारा देश जो था बेटा कृषि प्रधान देश था। हमारे देश की कृषि जो है वो बहुत ही समृद्ध थी, बहुत ही प्रॉस्परस थी। तो उनको ये पता था कि यहाँ की जो ज़मीन है उसमें बहुत अच्छी खेती हो सकती है। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी इंडस्ट्री जो थी उनको कॉटन, जूट, अंडर ग्राउंड नट, है ना, ये चीज़ें बहुत चाहिए होती थी बेटा। तो ये हमारे देश में इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो इनका यही टारगेट था कि इनको कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ से ये रॉ मटेरियल
गेन कर सकें और एक ऐसी मार्केट भी इनको मिल जाए जहाँ पे ये अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो इनका यही सोल पर्पस था। तो सबसे पहले हमें समझना है बेटा कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ ए वेल्दी और पावरफुल नेशंस maintaining or extending its control over other countries, especially in establishing settlement and exploiting resources। बेटा यही मतलब होता है। एक होता है रूलर, ठीक है, जैसे ब्रिटेन जो था वो रूरल था और इंडिया जो थी वो एक तरीके से कॉलोनी थी उसके लिए, और जो भी था लॉ, डिफेंस, ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अप्लाई किया उन्होंने हमारे देश पे और हमें उन सब चीज़ों को मानना पड़ा। तो यही होता है कॉलोनियल रूल, जहाँ पे क्या होता है एक वेल्दी नेशन जो होता है, एक पावरफुल नेशन जो होता है वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करता है और उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो देखिए द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल in India was to use Indian economy as feeder economy for development of British economy। ठीक है बेटे, क्या सिस्टम था, इंडियन इकोनॉमी जो थी ना उसको उन्होंने एज ए फीडर इकोनॉमी, मतलब एक पालन पोषण करने वाली, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है प्रोडक्शन करने में, क्योंकि अगर इनपुट्स नहीं होंगे तो आउटपुट कहाँ से आएंगे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटेन जो कंट्री थी, उन्होंने क्या किया, इंडियन कंट्री को एज अ फीडर इकोनॉमी के रूप में यूज़ किया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से रॉ मटेरियल मिल सकता है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। बेटा ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल था उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया। They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country। इन्होंने क्या किया बेटा, भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, सिर्फ अपनी कंट्री की गुडविल बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, अपनी कंट्री को की जीडीपी इनकम बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, देश में इतने सारे राजा थे तो इनकी हिम्मत कैसे हुई अंग्रेज़ों की भारत में आने की। तो ये चीज़ बेटा हम समझते हैं क्या था बेटा, जो ब्रिटेन था वहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। तो वो कंपनी जो है वो लगभग हर साल घाटे में जा रही थी। तो उस कंपनी को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, ठीक है। और वो जगह जो थी उन्होंने सर्च कर ली थी इंडिया, ठीक है। क्या था बेटा, भारत में जो है बहुत सारे लोग आए, पहले वास्को डी गामा आया, उसके बाद में फ्रांसीसी आए, डच आए, बहुत सारे लोगों ने बेटा आक्रमण किया भारत में। तो एक बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल विच मेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। बेटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बेटा, वो भारत में सिर्फ ट्रेड करने आई थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई कि वो जो है पॉलिटिकल पावर में भी इंटरफेयर करने लगी। क्या सिस्टम था बेटा, जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे आई, तो उस टाइम पे बेटा हमारे देश में मुग़ल एम्पायर होते थे। पहला मुग़ल एम्पायर था बाबर, उसके बाद में आया हुमायूं, नेक्स्ट था बेटा अकबर, और जब जहांगीर था, जहांगीर जो था उसके शासन में बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम इन इंडिया इन 1601, ठीक है। इसमें क्या था बेटा, उस टाइम पे एक सर थॉमस रॉय होते थे, वो जहांगीर की बड़ी मतलब तरकदारी करते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल के कोऑर्डिनेशन बना के रहते थे। उनको पता था कि इस बंदे को, अगर ये राजा जो है इसको अगर ढंग से मतलब अपने अंडर ले लिया तो शायद हम ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे अपने आप को। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द परमिशन टू ट्रेड इन गुजरात इन ईयर 1618। तो बेटा जहांगीर जो था उन्होंने सर थॉमस रॉय को परमिशन दे दी
और परमिशन देने के बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने गुजरात में ट्रेड करना शुरू कर दिया 1618 में। और बेटा बाई 1647 ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप 23 फैक्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, 1647 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटा भारत में 23 फैक्ट्रीज को ओपन कर दिया था। ठीक है, फिर उसके जहांगीर के बाद में बेटा नेक्स्ट जो था वो आया शाहजहां। शाहजहां के बाद में आया बेटा औरंगजेब। जब औरंगजेब आया था बेटा 1658 और 1707 तक रहा ये राजा औरंगजेब। इसके टाइम पे बेटा एक फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और आ गई थी 1664 में। अब बेटा जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब उसका एक विश्वसनीय आदमी था। उसने क्या किया बेटा, वो था मुर्शीद कुली खान। ठीक है, औरंगजेब सेंड मुर्शीद कुली खान टू बंगाल एज ए दीवान। ठीक है, 1700 ईस्वी में बेटा उन्होंने क्या किया, मुर्शीद अली खान को इन्होंने औरंगजेब ने बंगाल का दीवान घोषित कर दिया और उसको वहाँ पे भेज दिया। बेटा उस टाइम पे जो बंगाल था ना वो बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा इन सब से मिल के बना हुआ था बेटा। उस टाइम पे बेटा कैपिटल थी ढाका। ठीक है, और उसको शिफ्ट करके बना दिया गया था मुर्शिदाबाद। ठीक है, उसके बाद में छोटे मोटे और नवाब आए, बहादुर शाह आया, उसके बाद में जहानदार शाह आया। ठीक है, उसके बाद में बेटा फरुखसियार आया। ठीक है, फरुखसियार जब आया तो फरुखसियार ने क्या किया, जो भी अंग्रेजी कंपनियां थी हमारे देश में उनका टैक्स माफ़ कर दिया। ठीक है, और टैक्स माफ़ करने के बाद में क्या हुआ कि काफ़ी दिन तक जो है फरुखसियार जो है वो राजा बने रहे। उसके बाद में फरुखसियार के बाद में बेटा सिराजुद्दीन मोहम्मद खान आए। ठीक है, जो ये थे मुर्शीद अली खान जो थे, नवाब बना दिया था इन्होंने, फरुखसियार ने इनको, मुर्शीद अली खान को, जो कि औरंगजेब ने भेजा था ना उसको बंगाल में, तब फरुखसियार ने उसको क्या बना दिया, नवाब बना दिया। और इसके जो मुर्शीद अली खान थे इसके दामाद थे बेटा सिराजुद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, इन्होंने फिर इसको नवाब बना दिया। ठीक है, और इसके शासन में बेटा एक मंत्री होता था अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान जो था उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो है अलीवर्दी खान को ये लालच दे दिया कि अगर तेरा राजा अगर तू मार देता है या मर जाता है, तुम हमें इनके सारे जो है स्ट्रेटजी जो भी प्लानिंग्स हैं वो सब हमें बताते रहना, और हम जो है इस राजा को मार देंगे और तुझे जो है गद्दी पे बिठा देंगे। ठीक है, तो ये लालच में आ गया, इसने जो है सारी जो भी स्ट्रेटजी थी राजा की, जो भी युद्ध लड़ने की तैयारियां थी वो सब ये अंग्रेजों से शेयर करता रहता था। क्या हुआ बेटा, जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो क्या था कि इनका आपस में ज़्यादा कंपटीशन था, तो इन्होंने क्या किया, किले बनाने शुरू कर दिए थे भारत में। तो जब भारत में किले बनाने शुरू किए तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि हमारी ज़मीन पे किले कैसे बना रहे हैं, तो सिराजुद्दीन मोहम्मद खान ने बेटा आक्रमण करना शुरू किया। ठीक है, जैसे ही उसने आक्रमण करना शुरू किया बेटा अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दीन मोहम्मद खान को मरवा दिया। ठीक है, और अल्टीमेटली 1757 में जो है जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, और वी कैन से ब्रिटिश रूल जो था वो सक्सेसफुली इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि इस अलीवर्दी खान जो था इसने धोखा दिया। ठीक है, तो बेटा ये जो बैटल ऑफ प्लासी है इसी के बारे में हमने बात की। तो जो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वॉज ए डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। जो बंगाल का नवाब था उसके ऊपर एक बहुत ही शानदार जीत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की 23 जून 1757 में। देखो बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, बंगाल में उस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी। मुस्लिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन बंगाल, पर्टिकुलरली प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका। ठीक है, ढाका जो थी इसकी कैपिटल होती थी। स्पेल ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एज ढाका, ऐसे लिखते थे पहले उसको। नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश।
ठीक है। जक्काई मुस्लिन हैज़ गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। बेटा इनके जो बड़ा ही वर्ल्ड वाइड था ये कॉटन टेक्सटाइल जो था, क्योंकि इनकी फाइनेस्ट वैरायटी होती थी मुस्लिन की, कॉल्ड मलमल। मलमल का कपड़ा होता था। समटाइम फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो यूज टू रेफर to it as Malmal Shahi and Malmal Khas, implying that it was worn by or fit for the royalty। ये क्या होता था, उनकी रॉयल्टी, उनकी शान के ऊपर जो है ये फिट बैठता था, इसलिए वो भी इस कपड़े का यूज़ करते थे। ठीक है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जिसमें क्या होता था, फाइनेस्ट वैरायटी की मुस्लिन मलमल का कपड़ा बनता था। सो बेटा इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी prior to independence and just after the attainment of independence to appreciate the current economic status of India. We should understand the factors that lead to underdevelopment and stagnation of Indian economy। ठीक है, तो हमें ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, क्या कारण था कि जो कॉलोनियल रूल था उस टाइम पे भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। जब कॉलोनियल रूल नहीं था, ब्रिटिश रूल नहीं था, उस टाइम पे जो है इंडियन इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। तो बेटा ऐसे कहा गया है प्रॉस्पियस इकोनॉमी, बहुत ही धनाढ्य देश था हमारा। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, खुद के ऊपर निर्भर था। ठीक है, और एक बहुत ही धनाढ्य देश था। एग्रीन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट एंगेज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बेटा हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था, और एग्रीकल्चर ही आजीविका का मेन सोर्स था। ठीक है, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत का बेटा हैंडीक्राफ्ट बड़ा फेमस था। इंडिया वॉज ऑल्सो known for its handicraft industry in the field of cotton and silk textile, metal and precious stone works। बेटा भारत का जो था हैंडीक्राफ्ट में कॉटन, सिल्क का कपड़ा और मेटल और प्रीसियस स्टोन वर्क जो था वो बहुत ही फेमस था। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड मार्केट ड्यू टू इट्स रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। बेटा भारत का जो प्रोडक्ट था वो वर्ल्ड वाइड मार्केट को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि भारत की जो क्वालिटी थी मटेरियल्स की वो बहुत ही फाइन क्वालिटी थी, और जो क्राफ्टमैनशिप थी वो बहुत ही स्टैंडर्ड की क्राफ्टमैनशिप होती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग जो है वो कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हमारा। द इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिश्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। आपको पता है कॉलोनियल रूल का मतलब ही यही होता है कि किसी दूसरी कंट्री के द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी सरकार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर अप्लाई की गई। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पॉलिसी अप्लाई की गई। वर concerned more with the protection and promotion of their own economic interest than with the development of Indian economy। वो भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो उनकी पॉलिसी जो थी वो प्रोटेक्शन और प्रमोशन से रिलेटेड थी। प्रोटेक्शन मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को प्रमोट करना है। ये कैसे पॉसिबल होगा, देखिए प्रोटेक्शन का मतलब होता है बेटे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है भारत का जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में होता था, बहुत ज़्यादा भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज आती थी। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अलग अलग तरीके से फॉरेन ट्रेड को बर्बाद किया, हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को ख़त्म किया एक तरीके से। तो क्या सिस्टम था, उन्होंने क्या किया, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी कि मतलब अगर आप हमें रॉ मटेरियल बेचोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप हमें फिनिश्ड
प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर किसी अदर कंट्री को फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम आपके ऊपर हैवी ड्यूटी टैक्स लगाएंगे। एक तो वो हैंडमेड प्रोडक्ट था, एक उसकी क्वालिटी अच्छी थी तो वो वैसे ही एक्सपेंसिव था, और फिर टैक्स लगेगा तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, भारत का धीरे धीरे फॉरेन ट्रेड कम हो गया। दूसरा ये था कि भारत के जो हैंडमेड प्रोडक्ट थे बेटा, उनका कंपटीशन था मशीन मेड प्रोडक्ट से। तो सीधी सी बात है कि मशीन मेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट से। तो और वो फिर क्या थे, मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे वो चीपर थे, हैंडमेड प्रोडक्ट थे वो एक्सपेंसिव थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत का एक्सपोर्ट ख़त्म किया, भारत का हैंडीक्राफ्ट ख़त्म किया, ठीक है। और अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी जमींदार थे उनको मोटिवेट किया कि वो फूड क्रॉप ना उगाएं, वो उगाएं कैश क्रॉप, ठीक है। क्योंकि वो भारी मात्रा में उनको पैसा देते थे, तो उनको ये लगा कि अगर हम फूड क्रॉप उगाएंगे तो हम सिर्फ खा पाएंगे, और अगर हम कैश क्रॉप उगाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। एक लालच में आ गए वो। इस वजह से जो इंडियन जमींदार थे, किसान थे, उन्होंने क्या किया, कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। जो कि कैश क्रॉप क्या होती थी, सस्ते कीमतों पे अंग्रेज़ों के द्वारा खरीदी जाती थी, और जो ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल कंपनियां थी बेटा, वहाँ पे वो यूज़ होती थी, ठीक है। कैश क्रॉप में आ गया था जैसे आपका जूट आ गया था, ठीक है, ग्राउंड नट आ गए थे, कॉटन आ गया था, इंडिगो आ गया था। इन सबको बेटा ये जो ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, और वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आता था उसे वो भारत में बेचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को उन्होंने एक्सपैंड किया, यहाँ से प्रॉफिट कमाया, रॉ मटेरियल सस्ते में लिया और फिनिश्ड गुड को महंगे में बेचा। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया, ठीक है। देन वो भारत के किसी भी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। देयर पॉलिसी ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज in the structure of Indian economy. They transformed the country into the supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain. उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने भारत के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, और अब जो है भारत क्या हो गया, रॉ मटेरियल का तो सप्लायर हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल का सप्लायर हो गया, और वो क्या करेगा, कंज्यूमर हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट का, जो कहाँ से बन के आएंगे, ब्रिटेन से बन के आएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे ट्रेड के ऊपर ब्रिटेन ने क्या कर दिया, मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली। आफ्टर दैट बेटा हम पढ़ते हैं लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम। हम ये जानना तो चाहते ही हैं कि हमारे देश में उस टाइम पे जो है नेशनल इनकम कितनी थी और पर कैपिटल इनकम कितनी थी, ठीक है। आप अच्छे तरीके से समझते हो नेशनल इनकम क्या होती है, और पर कैपिटल इनकम को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो वो होती है पर कैपिटल इनकम, और वी कैन से एवरेज इनकम, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। बेटा कॉलोनियल गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि भारत की हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें या फिर पर कैपिटल इनकम को एस्टिमेट करें, है ना। सम इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट विच वर मेड टू मेजर सच इकोनॉमिक यील्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है बेटा। कुछ इंडिविजुअल्स ने कोशिश की जिसके रिजल्ट जो थे वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वाले, संघर्ष वाले रिजल्ट आए। तो अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर, कुछ नोटेबल एस्टिमेटर्स थे बेटा नेशनल इनकम के, एक था दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फाइनले सिरास एंड VKRV राव एंड RC देसाई। इट वॉज रॉय, बेटा ये जो रॉय था ना, हुज एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। ये याद भी कर लेना, ये एग्ज़ाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन कि जो रॉय था, ठीक है, VKRV राव जो था, उसका जो एस्टिमेट था नेशनल इनकम को लेके कॉलोनियल पीरियड में, वो सबसे सिग्निफिकेंट था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टडीज रिवेल दैट कंट्रीज ग्रोथ ऑफ
aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%। बेटा ऐसे कहते हैं कि उस टाइम पे जो है भारत की जो जीडीपी थी वो लेस देन 2% थी, एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटल इनकम पर ईयर। ठीक है, और पर ईयर जो है वो पर कैपिटल इनकम में जो ग्रोथ होती थी वो 0.5% होती थी। ब्रिटिश सरकार जो है बेटा, ब्रिटेन ने हमें गुलाम करके रखा, इंग्लैंड ने। 1757 में जो है उनका जो बैटल ऑफ प्लासी थी, वहाँ से जो है वो हमारी पॉलिटिकल इंटरवेंशन उनका हो गया था, और उन्होंने 1947 तक राज किया। लगभग 200 साल तक हम गुलाम रहे अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो बेटा हमें यही पढ़ना है कि जब हम गुलाम हुए उस टाइम पे जो भी हमारे सेक्टर्स थे, जिसकी वजह से जो हमारे अर्निंग सेक्टर्स थे उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर जो थी वो उस टाइम पे कैसी थी। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, जब भारत में ब्रिटिश रूल नहीं आया था उस टाइम पे हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी, और जब ब्रिटिश रूल आ गया था उस टाइम पे कैसी थी, और जब हम आज़ाद हो गए थे उस टाइम पे कैसी थी, और आज कैसी है। 4 फेसेस हो गए बेटा। तो सबसे पहले हम आज की बात करते हैं और उसको कनेक्टिविटी लेके चलेंगे सारे फेजेस को। तो सबसे पहले बेटा हम ये कहेंगे द इंडियन इकोनॉमी इन प्रेजेंट टाइम। हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं बेटा। प्रेजेंट टाइम इज ग्रोइंग एट द स्पीडली पेस which is better than the economic condition of some of the other developing nations। बेटा जो आज भारत की जो प्रेजेंट सिचुएशन है एग्रीकल्चर को लेके वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, जो भी डेवलपिंग नेशन है उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। द एग्रीकल्चर सेक्टर अलोंग कंट्रीब्यूट अबाउट 15 to 18% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का बेटा अकेले का योगदान है 15 से लेके 18%। The Indian economy consisted of 5 sectors before independence। बेटा अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर थे। एक था एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन प्रोफाइल। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हमें इन सारे सेक्टर्स की पोजीशन को जानना है कि प्री ब्रिटिश रूल क्या था और पोस्ट ब्रिटिश रूल क्या हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद में इन सेक्टर्स की क्या पोजीशन थी, उन सबको हमें पढ़ना है बेटे। तो अगर मैं बात करूं प्री ब्रिटिश रूल, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी इन आवर कंट्री इन द 17th सेंचुरी। ठीक है बेटा, जब हमारे यहाँ पे मुगल साम्राज्य था तब क्या थी हमारी एग्रीकल्चर जो थी वो प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन्नत थी बेटे। कॉन्स्ट्रक्ट इट वॉज द एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन अराउंड द पीरियड व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा उस टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर जो थी वो स्टेगनेंट थी। ठीक है, एक तरीके से रुकी हुई थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं बैकवर्ड थी, क्योंकि उन्होंने लगभग 200 साल के बाद में भारत छोड़ा था और उन्होंने एग्रीकल्चर में कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। देखो बेटा एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, देखो बेटा एक फ्रेंच ट्रैवलर था बर्नियर। ठीक है, डिस्क्राइब 17th सेंचुरी बंगाल इन द फॉलोइंग वे। उन्होंने जो है 17th सेंचुरी में बंगाल को इस तरीके से डिस्क्राइब किया। वो कहते हैं कि नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट इंक्लाइंस मी टू बिलीव दैट इट इज़ रिचर देन इजिप्ट। उन्होंने ये कहा कि मैंने 2 बार बंगाल में विजिट की है और जो बंगाल की जो पोजीशन जो है वो इजिप्ट से भी रिचर है, क्योंकि उस टाइम पे जो इजिप्ट था बेटा वो बहुत ही एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बहुत आगे था। तो ये जो थे एक फ्रेंच ट्रैवलर था, उन्होंने कही ये बात। कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि इट एक्सपोर्ट्स इन अबेंडेंट। भारत जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक्सपोर्ट करता था किस किस का, कॉटन, सिल्क, राइस, सुगर एंड बटर। इट प्रोड्यूसेस एम्पलिंग फॉर इट्स ओवन
कंजप्शन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने खुद के प्रोडक्शन, खुद के कंजप्शन के लिए भी बेटा ये प्रोडक्शन करता था। जैसे वीट है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन है, फॉल्स है, डक्स हैं एंड खीस, ठीक है। इट हैज़ इमेंस हर्ड्स ऑफ पिग एंड फ्लॉक्स ऑफ शिप्स एंड गॉट्स, ठीक है बेटा। तो भारत में जो था ये जो होती है ना ये बतख वगैरह और ये भेड़ बकरी ये बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिश ऑफ एवरी काइंड इट हैज़ इन प्रोफ्यूशन, ठीक है। भारत में बहुत सारे प्रकार की जो थी वो मछलियाँ थी। फ्रॉम राजमहल टू द सी इन एन एंडलेस नंबर ऑफ कैनल, बेटा क्या था उस टाइम पे जो गंगा नदी थी, गंगा नदी में से बहुत सारी कैनल काटी हुई थी, कैनल बनाई हुई थी ताकि जो है एग्रीकल्चर में इरिगेशन के काम आ सके, वो सिंचाई के काम आ सके, और वही बेटा जो थी वो परिवहन का साधन थी, ठीक है। तो एट द एंड ऐसे कह रखा है, टेक नोट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी इन आवर कंट्री इन द 70th सेंचुरी। जो 70th सेंचुरी थी उसमें जो है भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो बड़ी ही प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। और जब अंग्रेज छोड़ के गए थे भारत को उस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर बड़ी स्टेगनेंट थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पे 200 ईयर तक राज किया था। तो बेटा इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अब हम पढ़ते हैं कि कॉलोनियल रूल जब था हमारे देश में तब क्या था, रिमेन फंडामेंटली एग्रेन, तभी भी हमारी इकोनॉमी जो थी वो बेसिक रूप से कृषि प्रधान ही थी। अबाउट 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव मोस्टली इन विलेज, क्या होता था भारत का जो है 85% जो जनसंख्या थी बेटा वो गाँव में रहती थी। डेराइव्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, तो जो आजीविका थी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही अर्न की जाती थी। इवन विद द लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज रहती थी। द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन फिर भी जो है कंट्री जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी इन फूड एंड रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर इंडस्ट्री, ना तो फूड इतना प्रोड्यूस कर पा रही थी कि सारी पॉपुलेशन जो है वो अपना गुजारा कर सके, अपना पेट भर सके, और ना ही जो इंडिया की इंडस्ट्री थी उनको प्रॉपरली रॉ मटेरियल मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वो क्या थी, स्टैग्नेशन थी। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ऐसे क्या कारण थे, क्या मेन रीजन्स थे, व्हाट आर द मेन रीजन्स फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या रीजन्स थे बेटा। तो हमारे पास जो है ब्रॉडली 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। सबसे पहला है बेटा लैंड सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकेंड इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। सबसे पहले है बेटा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर was the introduction of जमींदारी सिस्टम by the colonial government। क्या था बेटा, एक जमींदारी सिस्टम चलाया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट occurring out the agriculture went to the जमींदार in the form of लगान, ठीक है बेटा। खेती करता था किसान, ठीक है, और जो खेती से जो भी प्रोडक्शन होता था वो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगान की फॉर्म में किसके पास चला जाता था, जमींदार के पास चला जाता था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार was only to collect लगान regardless the economic condition of the cultivator। बेटा जो भी कल्टीवेटर है, जो भी टीनेंट है, जो
खेती करता था, है ना। जमींदार कौन होता है बेटा? जमींदार था जमीन का मालिक, ठीक है, और उस पे जो खेती करता था वो था कल्टीवेटर, ठीक है। तो इसने क्या कहा, जो जमींदार था उसका एक ही टारगेट होता था कि उसको क्या करना है, जैसे ही कल्टीवेटर जो है वो प्रोडक्शन करेगा तो उससे क्या करना है, उसको लगान वसूल करना है। उसका ऐसा कोई भी टारगेट नहीं था कि कल्टीवेटर की जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट का है द डेट्स ऑफ डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड। तो बेटा क्या होता, जमींदार जो होता था ना उसको क्या करना पड़ता था, लगान देनी पड़ती थी किसको, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देखो क्या बताया मैंने, कल्टीवेटर जो था वो खेतों में काम करता था, ठीक है, वहाँ से जो प्रोडक्शन होता था उससे भारी मात्रा में लगान ले लेता था जमींदार, और जमींदार से लगान कौन लेती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और उसकी एक बेटा एक डेट फिक्स होती थी, उसी टाइम पे जो है उनको लगान भरना पड़ता था। फेलिंग विद द जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स। अगर उन्होंने टाइम पे लगान नहीं भरा तो उनके जो राइट्स थे उनको छीन लेती थी कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और बेटा दोनों ही, जिनको प्रॉफिट हो रहा था, जमींदार को भी प्रॉफिट हो रहा था और कॉलोनियल गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो रहा था खेती से, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, जो कल्टीवेटर था वो क्या हो जाता था, डीमोरलाइज हो जाता था, डीमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि उससे भारी मात्रा में लगान ले लिया गया। उसके पास बेटा इतना भी नहीं बचता था कि वो अपना पेट भर सके, तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, कितना सही करेगा खेत को, कितना पैसा लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भारत की जो कृषि का क्षेत्र था उस टाइम पे वो अच्छा नहीं था। सेकंड पॉइंट है बेटा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन द सेल्फ कंजप्शन। बेटा देखो, एक तो फसल उगाई जाती है खुद का सेल्फ कंजप्शन करने के लिए, ठीक है, और एक फसल होती है बेटा बेचने के लिए ताकि उससे पैसा मिल सके। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर का क्या हो गया था, कॉमर्शलाइजेशन हो गया था। मीन्स लोग जो थे वो फूड क्रॉप नहीं उगाते थे, कैश क्रॉप उगाने लगे थे। देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हाई प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड जूट। क्या होता था बेटा, जो फार्मर्स जो थे उनको जो है ज़्यादा प्राइस दी जाती थी अगर वो कैश क्रॉप उगाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन है, जूट है, ठीक है, इंडिगो है। हाउएवर दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर। जबकि उनकी कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव नहीं हुई, जबकि उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप दे वर प्रोड्यूसिंग इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप which were to ultimate use by the British industry। इसमें क्या था बेटा, जो किसान जो थे उन्होंने फूड क्रॉप को उगाना बंद कर दिया और वो कैश क्रॉप उगाने लगे। और वो जो कैश क्रॉप थी वो किनके द्वारा यूज़ की जाती थी, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। दस ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्ट टू क्रॉप फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। इस वजह से क्या हो गया, उन्होंने जो ये रूल था ये ऐसा कर दिया कि अब वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप उगाएंगे, फूड क्रॉप नहीं उगाएंगे। तो बेटा देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन फेमाइंस। क्या हो गया बेटा, एक तरीके से अकाल आ गया। कैसे आया देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वाज कॉमर्शलाइज्ड टू कैटर टू द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री फॉर नेसेसरी रॉ मटेरियल। अब क्या हो गया, भारत में जो था बेटा कम्प्लीटली कॉमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, क्योंकि ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए था जिसकी रिकवरी जो है वो इंडिया कर रहा था, ठीक है। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट were always in need of raw material like cotton, jute, groundnut, sugar cane etc. to keep their factory running, ठीक है। तो जो ब्रिटिश के जो उद्योगपति थे उनको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे कॉटन है, जूट है, ठीक है, मूंगफली है ना, सुगर केन, ये सब चाहिए था ताकि उनकी इंडस्ट्री प्रॉपरली रन करती रहें। बाय ऑफरिंग हायर
प्राइसेस द इंडियन पीजेंट, बेटा ये फार्मर ही होते हैं पीजेंट का मतलब, वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। तो इससे क्या हो गया, वो जो थे वो अट्रैक्ट हो गए कि हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा पे कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कैश क्रॉप जो है उगानी शुरू कर दी फूड क्रॉप के बजाय। ठीक है, टू एक्सटेंड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार एज टू मेक मैनी पीजेंट परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम शॉप्स इन टाउन। तो वो क्या करना पड़ेगा, उनको जो खाने पीने की चीज़ें कहाँ से खरीदनी पड़ेंगी, बाजार से खरीदनी पड़ेंगी, दुकानों से खरीदनी पड़ेंगी। दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप, जिससे क्या हो गया, भारत में फूड क्रॉप की कमी हो गई है ना। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमाइन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डे। इस वजह से क्या हो गया, भारत में अकाल आ गया था ब्रिटिश डेज के ड्यूरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facility and negligible use of fertilizer resulted in low level of productivity। देखो, ना तो भारत में अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, ना भारत में सिंचाई की फैसिलिटी अच्छी थी, ना ही फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ। इस वजह से भारत में जो कृषि का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था। ठीक है, द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन नोर एनी इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि उनके पास कल्टीवेटर जो थे, ना तो उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज थे, ठीक है, ना कोई किसी के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दिया जाए, चाहे वो जमींदार था चाहे वो गवर्नमेंट थी, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ठीक है, द जमींदार हैज नो रूट इन विलेजेस वाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। जमींदार ने तो बेटा कुछ किया ही नहीं एग्रीकल्चर के लिए, गाँवों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने कुछ किया, एग्रीकल्चर पे थोड़ा बहुत खर्च किया, कुछ टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, कुछ एजुकेशन पे भी खर्च किया, लेकिन उनका टारगेट क्या था, उनका जस्ट यही टारगेट था कि वो इतना प्रोडक्शन कर सकें कि उनकी इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप हो सके। ठीक है, ऑल्सो इट मेड इट डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉज ए परपेचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि भारत में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई। इस वजह से भारत में रेगुलरली क्या रहा, जो कृषि का प्रोडक्शन था वो लो रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की कमी रही एग्रीकल्चर में। देखो, इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, फूड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। हालांकि बेटा सिंचाई की व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, इन सुधार के बावजूद भी भारत में बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। ठीक है, ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप, कुछ किसानों ने क्या किया, कुछ फार्मर्स ने क्या किया, अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया। अब वो फूड क्रॉप नहीं उगा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कमर्शियल क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहे थे। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टीनेंट स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, बेटा जो टीनेंट थे, जो ठीक है, जो खेती बाड़ी करते थे किसी की ज़मीन पे, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स थे जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, और शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बेटे, शेयर क्रॉपर इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच ए लैंड ओनर अलाउ ए टेनेंट टू यूज द लैंड इन रिटर्न फॉर शेयर ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूसिंग इन देयर पोर्शन ऑफ लैंड। मतलब इसमें क्या होता है कि आप खेती कर लो, एक पर्सन को कह देगा आप खेती कर लो, और जो प्रोडक्शन आएगा उसको हम बांट लेंगे। ठीक है, शेयर कर लेंगे, तो वो शेयर क्रॉपर होता है बेटा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लार्ज सेक्शन ऑफ टीनेंट स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नोर हैड इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो बेटा जो टीनेंट था, जो किसी की ऑलरेडी ज़मीन लेके और उस पर खेती कर रहा था, ये छोटे छोटे फार्मर थे जिनकी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, जो शेयर क्रॉपर थे उनके पास इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी बेटा कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकें या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। इस वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर थी उसमें
इन्वेस्टमेंट की स्केरसिटी थी, जिस वजह से भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो स्टेगनेंट थी, पिछड़ी हुई थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है बेटा एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करके चले गए थे अंग्रेज। तो देखिए, इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू द कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत का पार्टीशन हुआ तो उससे भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं भारत की जो एग्रीकल्चर थी उसके प्रोडक्शन में कमी आई। द साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइड कंट्रीज हायर इरिगेटेड एंड फर्टिलाइज लैंड वेंट टू पाकिस्तान। जो भारत की बेटा अच्छी जो सिंचाई वाली और अच्छी उपजाऊ जो ज़मीन थी वो पाकिस्तान के पास चली गई थी। ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो हमारा जूट प्रोडक्शन का जो एरिया था वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान का हो गया था, नाउ क्या है वो बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड एंजॉय ए वर्ल्ड मोनोपोली so far suffered heavily for lack of raw material, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। तो बेटा आज के जो चैप्टर था इसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ा है। आप जो है इस चैप्टर को प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और अच्छे तरीके से जो है एक एक लाइन को बेटा अच्छे तरीके से समझेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है बेटा आपके फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट रहेंगे वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को आप हर दिन का काम हर दिन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे और एक एक चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम बिगनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।